अध्याय 146 शियों को वश में करना। पहले चेन पिंगोन की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, इसलिए उसकी टेलीकिनेसिस उतनी मजबूत नहीं थी, और वह मूल रूप से अपनी टेलीकिनेसिस से लोगों को मार नहीं सकता था। हालांकि टेलीपैथिक क्षमता प्राप्त करने के बाद चेन पिंगोन की मानसिक शक्ति अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गई। चेन पिंगान ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया है और पाया है कि वह अपनी मानसिक शक्ति से फेंकने वाले चाकू को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। हालांकि चेन पिंगोन ने कभी भी किसी को मारने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग करने की कोशिश नहीं की है। इस बार मैं इन बदमाशों का इस्तेमाल अपनी टेलीकाइनेटिक हत्या करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए करूंगा। चेन पिंगोन ने जो फेंकने वाले चाकू निकाले वे साधारण चाकू थे जो उसने सड़क से खरीदे थे। हालांकि इन फेंकने वाले चाकुओं की गुणवत्ता कुछ हद तक कम है, फिर भी ये निश्चित रूप से मारने के उपकरण के रूप में पर्याप्त है। चेन पिंगोन के नियंत्रण में 30 से अधिक फेंकने वाले चाकू तेजी से हवा में उड़ने लगे। फिर फेंके गए चाकू उनके सामने खड़े बदमाशों की ओर उड़ने लगे। क्योंकि फेंकने वाले चाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए चेन पिंगोन का नियंत्रण उतना सटीक नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। भीड़ के बीच 30 से अधिक चाकू फेंके गए और जल्द ही चीख पुकार मच गई। फेंकने वाले चाकू बिना किसी खास प्रतिरोध के उनके आर पार निकल गए। दर्दनाक चीखों के बीच एक के बाद एक गुंडे चाकुओं के वार से दुखद रूप से मारे गए। हालांकि इस तरह के वास्तविक युद्ध का अनुभव करने के बाद चेन बियान ने यह भी पाया कि अधिक फेंकने वाले चाकू होना जरूरी नहीं कि बेहतर हो। क्योंकि बहुत सारे फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित किया जा रहा है, इसलिए शक्ति कम हो जाती है और सटीकता पूरी तरह से प्रभावित होती है। फिर फेंकने वाले चाकुओं की संख्या कम कर दें। चेन पिंगोन ने धीरे धीरे फेंकने वाले चाकुओं की संख्या कम करना शुरू कर दिया। जितने कम संख्या में फेंकने वाले चाकू होंगे, चेन पिंगोन का उन पर नियंत्रण उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जब केवल 7 फेंकने वाले चाकू बचे थे, तब चेन पिंगोन को अंततः राहत और नियंत्रण का एहसास हुआ। पहले जब मैं बहुत सारे फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित करता था, तो हालांकि मेरे द्वारा नियंत्रित चाकुओं की संख्या बढ़ी थी, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति मजबूत नहीं थी, और सटीकता में बहुत बड़ा अंतर था। ये केवल फेंकने वाले चाकू को नियंत्रित कर सकता है, और उसे मानव शरीर की सामान्य दिशा में लक्षित कर सकता है। अब जब चेन पिंगोन 7 फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित कर रहा है, तो उसने पाया है कि वह उनमें से प्रत्येक को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है। चेन पिंगान 7 फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित करके 7 अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा जब टेलीकिनेसिस का उपयोग करके केवल 7 फेंकने वाले चाकुओं को नियंत्रित किया जाता है, तो उन 77 फेंकने वाले चाकुओं की गति भी अपनी अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। पहले वाला फेंकने वाला चाकू उतना ही शक्तिशाली था जितना कि एक आम आदमी द्वारा फेंका गया चाकू। फिलहाल चेन पिंगोन के पास केवल 7 फेंकने वाले चाकू है। प्रत्येक चाकू गोली के बराबर शक्तिशाली है। ये कल्पना करना आसान है कि फेंकने वाला चाकू कितना शक्तिशाली होता है। घटनास्थल पर चीख पुकार कुछ ही देर में बंद हो गई, क्योंकि चेन पिंगोन के फेंके हुए चाकुओं के वार से सभी गुंडे पहले ही मारे जा चुके थे। चेन पिंगोन को अब अपनी वर्तमान टेलीकाइनेटिक क्षमताओं की स्पष्ट समझ हो गई है। 7 फेंकने वाले चाकुओं पर अपने टेलीकाइनेटिक नियंत्रण के बल पर वह लगभग बिना किसी प्रयास के किसी को भी मार सकता था। इस तरह चेन पिंगोन के हाथ में एक और तुरुप का पत्ता आ गया है। काला भालू अविश्वास से घूर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। ब्लैक बेयर सड़कों पर पला बड़ा था और उसने कई खूनी दृश्य देखे थे। उसने हर तरह की चीजें देखी थी। उसे लगता था कि वह अपने जीवन में कभी नहीं डरेगा, लेकिन इस समय काला भालू सचमुच डरा हुआ था। काले भालू ने इससे पहले कभी किसी को इस तरह मारते हुए नहीं देखा था। ये वास्तव में दूर से लोगों को मारने के लिए चाकू फेंकने को नियंत्रित कर सकता है। क्या ये पौराणिक तलवारबाजी की अमर तकनीक नहीं है? धड़ाम की आवाज के साथ काला भालू घुटनों के बल बैठ गया। मालिक, कृपया मुझे मत मारो। अब से मैं आपका कुत्ता बनूंगा। मैं उपयोगी हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जब तक तुम मुझे मार नहीं डालते, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। काले भालू ने कांपते हुए कहा।
जो कुछ उसने देखा उससे वह सचमुच भयभीत हो गया था। अगर चेन पिंगोन केवल मार्शल आर्ट में ही कुशल होता तो वह काले भालू को इस हद तक डरा नहीं पाता। हालांकि चेन पिंगोन द्वारा प्रदर्शित क्षमताएं केवल मार्शल आर्ट कौशल नहीं थी। अभी भी इस फेंकने वाले चाकू को दूर से नियंत्रित करना संभव है। ऐसे अप्रत्याशित और रहस्यमय तरीकों का सामना करते हुए काले भालू को वास्तव में नहीं पता था कि उसके पास विरोध करने के लिए कितना साहस बचा है। इसलिए काले भालू की पहली प्रतिक्रिया घुटने टेक कर दया की भीख मांगना थी। काले भालू को घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते देख चेन पिंगोन की आंखों में एक विचारशील भाव कौंध गया। चेन पिंगोन ने मूल रूप से किसी को मारने की योजना बनाई थी। चेन पिंगोन का दूसरे पक्ष को मनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मौखिक रूप से मनाना बेकार है। मानवीय तरीके से जानवरों को मारना ही एकमात्र विश्वसनीय तरीका है। लेकिन अब चेन पिंगोन के विचार कुछ और हैं। क्योंकि चेन पिंगोन ने देखा कि काले भालू से निकलने वाली आभा का रंग बदलने लगा था। इससे पहले चेन पिंगोन ने गौर किया था कि काले भालू की आभा पूरी तरह से काली थी। वह तीव्र शत्रुता थी। हालांकि काले भालू की आभा अब काले से सफेद रंग में बदल गई है। इस बदलाव से चेन पिंगोन भी कुछ हद तक हैरान रह गई। ये वास्तव में शत्रुतापूर्ण काले रंग से सीधे परोपकारी सफेद रंग में बदल गया। टेलीपैथिक रूप से संवाद करने की क्षमता भी वास्तव में बहुत उपयोगी है। यह आसानी से पहचाना जा सकता है कि दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण है या परोपकारी। दूसरे शब्दों में कहें तो अब काले भालू के मन में चेन पिंगोन के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि केवल सद्भावना है। या इसे चेन पिंगोन के प्रति समर्पण के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं। यदि आप स्वयं को उपयोगी साबित करते हैं तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूं और आपको उच्च पद पर पदोन्नत भी कर सकता हूं। आप नंबर गैंग के नेता तो नहीं है ना? चेन पिंगोन ने पूछा। बेशक यह मैं नहीं था। भला मैं जैसा एक मामूली इंसान नंबर गैंग का मुखिया कैसे हो सकता हूं? हमारे नेता मास्टर जू हैं, ब्लैक बेयर ने तुरंत कहा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा उपनाम ब्लैक बेयर क्यों है? चेन पिंगोन ने आगे पूछा। मेरा नाम ली शियोग है, क्योंकि इसमें शियोग संग अक्षर है। मैं काले भालू की तरह बहुत सांवला और ताकतवर हूं, इसलिए सब मुझे काला भालू कहने लगे, ली शियोग ने झट से कहा। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम सचमुच अब से मेरे कुत्ते बनना चाहते हो? चेन पिंगोन ने फिर पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। अमर व्यक्ति के कुत्ते के रूप में सेवा करने का अवसर मिलना मेरा सौभाग्य है, ली शियोग ने प्रणाम करते हुए कहा। ली शियोग की आभा लगातार सफेद बनी रही। इस संदर्भ में चेन पिंगोन ने भी ली शियोग को नए सम्मान की दृष्टि से देखा। ये बच्चा बहुत जल्दी अपनी सोच बदल लेता है। उठो, चेन पिंगोन ने कहा। धन्यवाद, गुरुजी। ली शियोग ने फिर से प्रणाम किया और फिर खड़ा हो गया। अब से आपको मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बॉस कह सकते हैं। जब तक तुम अब से मेरे लिए आज्ञाकारी ढंग से व्यवहार करोगे और काम करोगे, मैं तुम्हें शीर्ष पद पर पदोन्नत कर सकता हूं और तुम्हें नंबर गैंग का नेता बना सकता हूं। चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। जी हाँ, धन्यवाद बॉस, ली शियोग ने उत्साह से कहा। ली शियोग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे किसी अमर व्यक्ति का कुत्ता बनने का ऐसा अवसर मिलेगा। किसी और के लिए कुत्ते की तरह सेवा करना निश्चित रूप से शर्मनाक बात है, लेकिन किसी अमर व्यक्ति के लिए कुत्ते की तरह सेवा करना शर्मनाक नहीं है। यह एक सम्मान की बात है, ये सौभाग्य की बात है। चेन पिंगोन ने ली शियोग की वफादारी को और बढ़ाने के लिए एक बार फिर अपने कौशल का प्रदर्शन करने की योजना बनाई। ली शियोग की भयभीत निगाहों के बीच चेन पिंगोन लाशों के पास से गुजर गई। चेन पिंगोन ने हाथ के एक इशारे से अपने आसपास मौजूद सभी शवों को एक एक करके गायब कर दिया। ली शियोग सदमे से देखता रह गया, उसका मुंह खुला रह गया, जबकि उसके शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी और भी शुद्ध हो गई। अध्याय 107 उन सभी को मार डालो। मालिक, क्या आप भगवान हैं? क्या आपको जादू आता है? ली शियोग हकलाते हुए बोला। वह चेन पिंगोन की क्षमताओं को देखकर वास्तव में चकित रह गया था।
या यूं कहें कि वे चेन पिंगोन की क्षमताओं से भयभीत थे। ली शियोग बेहद आभारी था कि उसने तुरंत कार्रवाई की और अपने बॉस के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगी और आत्मसमर्पण कर दिया, अन्यथा वह शायद अब तक एक लाश बन चुका होता। उन चीजों के बारे में सवाल मत पूछो जिनके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक बात जानने की जरूरत है। मैं आपको शीर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारा सिर भी काट सकता हूं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। ली शियोग के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत गंभीरता से बोलना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, मालिक। मैं, ली शियोग, जीवन भर आपका वफादार रहूंगा। मैं कभी भी आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। हालांकि मैं, ली शियोग, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मूर्ख भी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि बॉस जितना अधिक सक्षम होगा, मेरा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। आपके मार्गदर्शन में, बॉस, मेरा भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होगा। ली शियोग ने ये शब्द गंभीर भाव से कहे। वह स्पष्ट रूप से उसकी चापलूसी कर रहा था, लेकिन शायद वह दिल से भी बोल रहा था। इस समय चेन पिंगोन यह नहीं बता पा रहा था कि ली शियोग उसकी चापलूसी कर रहा था या दिल से बोल रहा था। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि ली शियोग मूर्ख नहीं है। ये भी कहा जाना चाहिए कि ली शियोग एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए आप किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं आंक सकते। ली शियोग के बाहरी रूप को देखकर ही कोई भी यह सोचेगा कि वह बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति है। लेकिन असल में ली शियोग का दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। अगर ली शियोग के पास दिमाग नहीं होता तो वह बॉस नहीं बन पाता। आपके विचार से शीर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? चेन पिंगोन ने सीधे पूछा। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर ली शियोग भी उत्साहित हो गया। बॉस, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो आपको कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले हमें नेता, मास्टर जू को मारना होगा। अगर मास्टर जू की मृत्यु न हुई होती तो मुझे सत्ता में आने का कभी मौका ही न मिलता। मास्टर जू की मृत्यु तो होगी ही, साथ ही कई अन्य लोगों को भी उनके साथ मरना होगा। इन लोगों के मर जाने के बाद मैं नंबर गैंग में ये पद संभाल सकता हूं। हालांकि हमारे नेता और अन्य लोगों की मृत्यु के बाद उनकी सत्ता पर कब्जा करने से हमारी ताकत पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तब शायद दूसरे गिरोह हमारे गिरोह पर हमला कर दें। मुझे थोड़ी चिंता है कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ली शियोग ने भी ईमानदारी से बात की। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे ही लोग हो। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। धन्यवाद बॉस, ली शियोग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अब और समय बर्बाद न करें। चलिए अभी आपके गिरोह के सरगना को मार डालते हैं, चेन पिंगोन ने सीधे कहा। चेन पिंगोन इस तरह की चीजों पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चेन पिंगान को इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा। ठीक है, बॉस। ओह, हाँ, बॉस, एक और आदमी है जिसका नाम बिग गोल्ड टूथ है, जो आपसे पंगा लेने वाला है। क्योंकि बॉस, जिस कसिनो से आपने पहले लेन देन किया था, वह असल में बिग गोल्ड टूथ के आदमियों का था। बड़ा सोने का दांत पहले से ही तुम्हारी जांच कर रहा है। क्या हमें रास्ते में उससे निपट लेना चाहिए? ली शियोग ने जल्दबाजी में कहा। तो फिर उसे भी अपने साथ ले जाओ। वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वह सचमुच मुसीबत मोल ले रहा है, चेन पिंगोन ने ठंडे लहजे में कहा। क्या इन सबको एक साथ लाने का कोई तरीका है? वरना इनका अलग अलग होकर एक एक करके मारना समय की सरासर बर्बादी होगी। कुछ देर सोचने के बाद चेन पिंगान बोली। बॉस के पास उन सबको एक साथ लाने का एक तरीका है। तो फिर मास्टर जू को बोलने दीजिए। जब तक नेता अपनी बात रखता है, हम अधीनस्थ कर्मचारी निश्चित रूप से उसका अनुसरण करेंगे। तब हम उन सबको एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। ली शियोग ने तुरंत जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारा बॉस अभी कहाँ है? मुझे वहां ले चलो, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। ली शियोग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और वह तुरंत सहमत हो गया।
वे दोनों गोदाम से बाहर निकल गए। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा था। जब उन्होंने ली शियोग को चेन पिंगोन को बाहर ले जाते देखा, तो बाहर खड़े उसके कुछ आदमी उत्सुकता से उनके पास आ गए। मेरे रास्ते से हट जाओ, ली शियोग ने ठंडे स्वर में अपशब्द कहे, जिससे उसके साथी चौंक गए और तुरंत वहां से चले गए। ये स्पष्ट है कि बॉस के रूप में ली शियोग अभी भी अपने अधीनस्थों के बीच बहुत सम्मान रखते हैं। उनके अधीनस्थों को थोड़ी जिज्ञासा हुई। वे अभी कुछ देर पहले ही आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे, तो अब सब कुछ ठीक कैसे है? वे सारे गुंडे अब कहाँ हैं? वे सब गायब हो गए हैं। लेकिन ली शियोग के अचानक गुस्से भरे व्यवहार ने उन्हें कोई भी सवाल पूछने से डरा दिया। चेन पिंगोन ली शियोग के पीछे पीछे बार से बाहर निकली और फिर ली शियोग की एक कार में बैठ गई। बॉस, मैं अभी नेता को फोन करके पूछूंगा कि वह कहाँ है। कार में बैठने के बाद ली शियोग ने बात की। ठीक है, आगे बढ़ो और करो। चेन पिंगोन ने सिर हिलाया। चेन पिंगोन की अनुमति मिलने के बाद ली शियोग ने अपना फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया। फोन उठाने वाला व्यक्ति ली शियोग का बॉस था। मास्टर जू, ली शियोग ने आदरपूर्वक कहा। ओह, यह शियोग है। क्या बात है? मास्टर जू ने शांत भाव से पूछा। ऐसी कोई बात है जो मैं फोन पर नहीं कह सकता। मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मास्टर जू इस समय कहाँ है। ली शियोग ने सावधानी से अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, मानो उसे सचमुच अपने बॉस को कोई गुप्त बात बतानी हो। श्री जू भी गंभीर हो गए और धीरे से बोले, मैं घर पर हूं, आप आ जाए। कॉल तुरंत ही कट गई। मास्टर जू घर पर हैं। चलिए अब मास्टर जू के घर चलते हैं, ली शियोग ने कहा। ठीक है, तुम गाड़ी चला सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ली शियोग मान गया और जल्दी से कार स्टार्ट करके अपने बॉस के घर की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद वे बॉस के घर पहुंचे। कार के अंदर ही चेन पिंगोन और ली शियोग अपनी कार्य योजना पर चर्चा कर चुके थे। इतने सारे दिखावटी हथकंडों की कोई जरूरत नहीं है। चेन पिंगोन सीधे कार्रवाई कर सकता है। उस समय ली शियोग चेन पिंगोन को सीधे अपने बॉस से मिलवाने ले जाएगा। चेन पिंगोन मास्टर जू को वश में करने के लिए कार्रवाई करेगा। इसके बाद जो हुआ वह बहुत आसान हो गया। वे जू ये के घर पहुंच गए थे और दोनों ने कार पार्क की और बाहर निकल गए। ली शियोग आगे आगे चल रहा था और चेन पिंगोन उसके पीछे पीछे चल रहा था, मानो चेन पिंगोन ली शियोग का नया भर्ती किया गया अधीनस्थ हो। मुखिया होने के नाते मास्टर जू स्वाभाविक रूप से एक आलीशान जगह पर रहते हैं। वे एक विला में रहते हैं। वे दोनों जल्द ही जू ये के घर पहुंच गए। दरवाजे पर ही बदमाशों ने दोनों को रोक लिया। भले ही ली शियोग यहां नेतृत्व कर रहा हो, फिर भी आपकी तलाशी लेना आवश्यक है। ली शियोग और चेन पिंगोन दोनों की दरवाजे पर मौजूद गुंडों ने तलाशी ली और निहत्थे होने की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। आह शियोग, ये कौन है? बैठक कक्ष में श्री जू ने ली शियोग के पीछे चेन पिंगोन को देखा और उत्सुकता से उससे पूछा। अध्याय 108, कोई मौका नहीं। बॉस, ये मेरे बॉस हैं, ली शियोग ने आदरपूर्वक कहा। क्योंकि एक बार जब वे यहां पहुंच गए, तो चेन पिंगोन की पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। ये सुनकर मास्टर जू अचंभित रह गए, फिर उनकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। मास्टर जू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। और उसके कई आदमी भी इसी कमरे में मौजूद थे। इसके अलावा जू ये के सभी आदमियों के पास बंदूकें थीं। इन गिरोह के सरगनाओं की हत्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे हमेशा बड़ी संख्या में लोगों से घिरे रहते हैं। अगर बॉस को मारना इतना आसान है, तो वो किस तरह का बॉस है? मास्टर जू ने शांत भाव से पूछा। आह शियोग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? जब वे बात कर रहे थे, तभी जू ये के अंगरक्षक वहां पहुंच चुके थे। बेशक हम इस समय श्री जू के अपने लिविंग रूम में हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है, केवल 5 या 6 ही हैं। ये 5 या 6 लोग बैठक कक्ष में शोर सुनकर ही अंदर आए थे। ठीक उसी समय चेन पिंगोन ने अपनी चाल चली।
चेन पिंगॉन के हाथ में मौजूद सातों फेंकने वाले चाकू पलक झपकते ही बाहर उड़ गए। 2 फेंके गए चाकू मास्टर जू की ओर उड़कर गए। शेष 5 फेंकने वाले चाकू अंगरक्षकों की ओर लक्षित थे। अंगरक्षकों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही 5 ने चाकू फेंककर उनके गले को भेद दिया। गले में छेद होने के कारण बच्चे न तो आवाज निकाल पा रहे थे और न ही सांस ले पा रहे थे। गला कोई घातक अंग नहीं है और उनकी तुरंत मृत्यु नहीं होगी, लेकिन एक बार गले में छेद हो जाने पर वे सांस नहीं ले पाएंगे। उनकी दम घुटने से मौत हो जाएगी। इस समय मास्टर जू हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2 फेंकने वाले चाकू उनके माथे के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। अगर मास्टर जू कोई भी हरकत करते हैं, तो ये दोनों फेंकने वाले चाकू उन्हें तुरंत मार देंगे। जू ये ने इससे पहले ही अपनी कमर पर बांध लिया था, क्योंकि उसकी कमर पर एक पिस्तौल भी थी। लेकिन इस समय मास्टर जू हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वे जरा सा भी हिलते तो फेंका गया चाकू उन्हें मार डालता। श्री जू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा दृश्य सामने आएगा। तार्किक रूप से देखा जाए तो प्रवेश द्वार पर ही उनकी जांच की जानी चाहिए थी, और उनके पास मौजूद किसी भी हथियार का तुरंत पता चल जाता। मास्टर जू को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति के पास हथियार के रूप में फेंकने वाला चाकू क्यों होगा। आह शियोग, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे मारने आए हो? मास्टर जू ने गहरी सांस ली, फिर जानबूझकर शांत लहजे में बात की। चिंता मत कीजिए श्रीमान जू, हम आपको मारने नहीं आए हैं, हम तो बस आपके साथ एक व्यापारिक समझौता करने आए हैं, ली शियोग ने कहा। यही वो विशेषज्ञ है जिसे मैंने आमंत्रित किया था। जहां तक उसकी क्षमताओं की बात है, मास्टर जू, आपने उन्हें पहले ही देख लिया होगा। इस विशेषज्ञ के यहाँ होने से ये स्वाभाविक ही है कि मुझे शीर्ष स्थान मिले, है ना? ली शियोग की बातें सुनकर मास्टर जू को आखिरकार ली शियोग का उद्देश्य समझ में आ गया। जरूर, अगर तुम नेता बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वह पद दे दूंगा, मास्टर जू ने सीधे सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक है और दूसरा पक्ष किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। अब उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह खतरे से बाहर निकल जाए और जीवित रहे। किसी भी सूरत में अगर वह जीवित बच जाता है, तभी उसके पास प्रतिरोध करने का कोई और मौका होगा। नेता से जैसी उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में एक व्यावहारिक व्यक्ति है। कृपया बॉस से कहें कि वे सभी हॉल मास्टर्स को बुला लें। मुझे सभी हॉल मास्टर्स की उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि वे इस बात के गवाह बन सके कि आपने गिरोह के नेता के रूप में अपना पद त्याग दिया है, ली शियोग ने आगे कहा। कोई बात नहीं, मैं सभी हॉल मास्टर्स को बुला सकता हूं, मास्टर जू ने सिर हिलाते हुए कहा। बिना देर किए मास्टर जू ने अपना फोन निकाला और अपने सभी अधीनस्थों और गिरोह के सरगनाओं को फोन किया। जू ये का फोन मिलने के बाद हॉल मास्टर्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुना कि बॉस ने उन्हें आदेश देने के लिए बुलाया है, और वे सभी सहमत हो गए और जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। कॉल करने के बाद श्री जू ने फोन काट दिया। इस समय तक ली शियोग ने अंगरक्षक से पिस्तौल छीन ली थी। ली शियोग ने अपनी बंदूक सीधे गिरोह के सरगना की ओर तान दी। इन्हीं परिस्थितियों में चेन पिंगॉन ने अपना फेंकने वाला चाकू एक तरफ रख दिया। तुम उस पर नजर रखो, मैं बाहर जाकर इसे संभाल लेता हूं, चेन पिंगॉन ने कहा। ठीक है बॉस, ली शियोग ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद चेन पिंगॉन विला में मौजूद अन्य लोगों से बात करने के लिए बैठक कक्ष से बाहर चले गए। चेन पिंगॉन को जाते देख मास्टर जू ने बोलना शुरू किया। आह शियोग के साथ क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या आपने अभी अभी किसी विशेषज्ञ को काम पर रखा था? क्या उसने आपको किसी बात पर दबाव बनाने के लिए कुछ दिया और आपको धमकी दी? अगर वह तुम्हें धमकी दे तो तुम मुझे बता सकती हो। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस पद को संभालने में मदद कर सकता हूं, मास्टर जू ने ईमानदारी से कहा। मुझे खेद है श्रीमान जू, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वह आदमी मेरा नया बॉस था। मेरे बॉस ने मुझे धमकी नहीं दी, लेकिन मैंने उनकी क्षमताओं को देखा है।
मैं उनका अनुसरण करना चाहता हूं और महान काम करना चाहता हूं। बॉस के समर्थन से मैं नेता बन सकता हूं। आप चाहते हैं कि मैं बॉस के साथ विश्वासघात करूं? यह असंभव है। मास्टर जू, मुझे मूर्ख मत समझिए, ली शियोग ने शांत भाव से कहा। आह शियोग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें जाने देंगे? उन्होंने आपको नेता बनाया, लेकिन फिर वे खुद नेता नहीं रहना चाहते थे। एक बार जब तुम सत्ता संभाल लोगे, तो वह तुम्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मास्टर जू ने उसे समझाते हुए कहा। यह सुनकर ली शियोग हंस पड़ा। श्रीमान जू, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं मूर्ख हूं? आप हमें क्या समझते हैं? क्या हम अच्छे लोग हैं? हम एक आपराधिक संगठन हैं। उन बड़े बड़े बॉस को देखो, उनमें से कितने लोग हम जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे? मेरे बॉस का भविष्य उज्जवल है, उन्हें मेरे जैसी नौकरी क्यों चाहिए होगी? अब से मैं अपने मालिक का वफादार रखवाला बनूंगा। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, ली शियोग ने वफादारी भरे भाव से कहा। ली शियोग को इस बात का यकीन नहीं था कि उसका बॉस उसे सुन पा रहा है या नहीं। इसलिए, भले ही बॉस आसपास न हो, वह फिर भी अपनी वफादारी दिखाएगा। ये वास्तव में ली शियोग का असली विचार था। ली शियोग को अपने बॉस द्वारा उसकी जगह लेने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका बॉस बहुत शक्तिशाली था। अगर बॉस अपनी कुर्सी पर बैठना चाहता है, तो उसे बस आदेश देना होता है। इन परिस्थितियों में ली शियोग भला जू ये की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता था? यह सुनकर मास्टर जू का चेहरा पीला पड़ गया, उन्हें पता था कि उनके पास कोई मौका नहीं है। अब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जब वे हॉल मास्टर आएंगे तो क्या अभी भी कोई मौका बचेगा। लेकिन वास्तविकता में, मास्टर जू के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। अध्याय 109 कौन पक्ष में है, कौन विरोध में है? कुछ ही देर में सभी हॉल मास्टर विला में पहुंच गए। जो लोग हॉल मास्टर बन सकते हैं, उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं होता। विला में पहुंचते ही उन्हें वहां के माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। इसके अलावा, पूरे विला से खून की दुर्गंध आ रही थी। सभी लोग सतर्क हो गए। फिर उन्होंने बैठक कक्ष में ली शियोग और अपने बॉस, मास्टर जू को देखा। आह शियोग, तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? कहीं तुम हमारे बॉस के पीछे तो नहीं पड़ने वाले? ली शियोग की हरकतें देखकर बड़े सुनहरे दांत वाले ने तिरस्कार भरी नजर से पूछा। बिग गोल्ड टूथ को ऐसी बातें कहने का पूरा अधिकार था। आखिरकार, उसका प्रभाव और ताकत ली शियोग से कहीं अधिक थी। तुम बड़े सोने के दांत हो। ली शियोग के कुछ बोलने से पहले ही चेन पिंगोन बोल चुकी थी। चेन पिंगोन को पहले ही पता चल चुका था कि यह बड़ा सोने का दांत स्कारफेस का बॉस था। स्कारफेस का कैसीनो वास्तव में गोल्ड टूथ का इलाका भी है। इसलिए, बिग गोल्ड टूथ के मन में चेन पिंगोन के प्रति सबसे गहरी और सबसे बड़ी शत्रुता थी। जी हाँ, मेरा नाम बिग गोल्ड टूथ है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार भी है? लेकिन आप मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। बड़े सुनहरे दांत वाले व्यक्ति ने अपनी आंखों में झिझक भरे भाव के साथ चेन पिंगोन की ओर देखा। मेरा नाम चेन पिंगोन है। अब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। अन्य सभी नेता तमाशा देख रहे थे और उन्होंने इस समय कुछ नहीं कहा। इसके अलावा, चेन पिंगोन का नाम सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि चेन पिंगोन कौन है। इससे पहले, बिग गोल्ड टूथ के आदमियों का सफाया कर दिया गया था, और उनमें से कई बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कसिनो में भी डकैती हुई, जिससे उनके समूह में काफी हलचल मच गई। वे सभी इस बारे में जानते थे, और यह चेन पिंगोन नामक एक व्यक्ति से संबंधित था। हालांकि विवरण स्पष्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने चेन पिंगोन का नाम अपने दिलों में संजोए रखा। चेन पिंगोन का नाम सुनते ही मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होती है। कैसीनो के संचालन की पूरी योजना चेन पिंगोन द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा, उन्हें लगा कि चेन पिंगोन वास्तव में बहादुर था। उन्होंने सचमुच उनके क्षेत्र में आने का साहस किया। तो इसलिए ये लड़का इतना साहसी है। पता चला कि वह तुम्हारे साथ मिली भगत कर रहा था, ली शियोग। ली शियोग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। बड़े सुनहरे दांत वाले व्यक्ति ने तिरस्कार भरी नजर से कहा।
बड़े सुनहरे दांत वाले, तुमने एक बात गलत समझी है। ऐसा नहीं है कि मैं श्री चेन के साथ मिलीभगत कर रहा हूं, बल्कि मैं श्री चेन के लिए काम कर रहा हूं, ली शियोंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। भाई ली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बड़े सुनहरे दांत वाले ने पूरी तरह से हैरान होकर कहा। बिग गोल्ड टूथ को लगता था कि चेन पिंगोन ली शियोंग का आदमी है, लेकिन अब ली शियोंग के शब्दों से ऐसा लगता है कि स्थिति वैसी नहीं है। तभी चेन पिंगोन ने एक उड़ता हुआ चाकू फेंका। किसी को भी चेन पिंगोन से अचानक कोई कदम उठाने की उम्मीद नहीं थी। बिग गोल्ड टूथ वास्तव में सतर्क था, लेकिन वह अपना बचाव नहीं कर सका। ली किंगशान का हमला अचानक और तेज था, और फेंकने वाले चाकू में मानो आंखें थीं, जो वास्तव में एक चाप बनाते हुए ऊपर की ओर निकल गया। जब तक सबको समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक एक फेंकने वाला चाकू बिग गोल्ड टूथ के गले में फंस चुका था। वहां मौजूद सभी हॉल मास्टर्स ने जो देखा उससे वे चौंक गए। डरने की कोई बात नहीं, मैंने उसे निजी दुश्मनी की वजह से मारा है। मैं तुम सबको नहीं मारूंगा, चेन पिंगान ने हाथ हिलाते हुए शांत भाव से कहा। लेकिन कोई भी उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। सभी हॉल मास्टर्स ने चेन पिंगोन को संदेह भरी नजरों से देखा। इस समय वे मन ही मन इस बात का पछतावा कर रहे थे कि वे अपने आदमियों को साथ क्यों नहीं लाए। वे शीर्ष अधिकारी से मिलने गए थे, इसलिए जाहिर है कि वे अपने सभी अधीनस्थों को अपने साथ नहीं ला सकते थे। कई हॉल मास्टर अकेले आए, जबकि अन्य अपने अधीनस्थों के साथ आए। उदाहरण के लिए बिग गोल्ड टूथ के साथ कई गुर्गे थे। जैसे ही बिग गोल्ड टूथ मारा गया, उसके गुर्गों ने तुरंत पिस्तौलें निकाल ली। क्योंकि चेन पिंगोन ने प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी गुंडों को खत्म कर दिया था, इसलिए तलाशी के दौरान उनके हथियार नहीं मिले। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली, वैसे ही उनके गले में चाकू धंस गए थे। चाकू इतनी तेजी से आए कि उन्हें केवल अपनी बंदूकें निकालने का समय मिला, गोली चलाने का कोई मौका नहीं मिला। कई और लोग मारे गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। कई हॉल मास्टर अब कोई कदम उठाने के लिए बेताब थे। मेरी सभी के लिए एक सलाह है, कोई भी जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। अगर तुमने मुझे कोई गलतफहमी दी तो मैं तुम्हें मार सकता हूं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से आगे कहा। चेन पिंगोन के शांत शब्दों और उनके अचूक वार करने वाले चाकुओं के संयोजन ने अंततः उस दृश्य को एक बार फिर शांत कर दिया। श्रीमान चेन, है ना? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? हॉल मास्टरों में से एक ने पूछा। चेन पिंगोन कुछ नहीं बोली, बस ली शियोंग को देखती रही। ली शियोंग चेन पिंगोन का मतलब समझ गया और उसने उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति जताई। ली शियोंग खड़ा हुआ, गिरोह के मुखिया मास्टर जू की ओर इशारा करते हुए बोला, ये बूढ़ा आदमी 20 साल से अधिक समय से सरगना के पद पर है, लेकिन इसने हमारे गिरोह के लिए कभी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। हमारा गिरोह पिछले 20 सालों से निष्क्रिय पड़ा है। और जैसा कि सभी जानते हैं, आजकल क्लबों के लिए हालात और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी कुछ भी करने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है। गिरोह की भलाई और सभी के भविष्य के लिए मुझे, ली शियोंग को आगे आना होगा। मुझे लगता है कि सभी इस बात से सहमत होंगे कि अब से मैं ही नेता रहूंगा। वहां मौजूद हॉल मास्टर भी इस खबर से अचंभित रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ली शियोंग शीर्ष पर पहुंचने और नेता बनने के लिए इतना कुछ कर रहा था। लेकिन फिर मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और महसूस किया कि मैं समझ गया था। शीर्ष पर पहुंचकर नेता बनना कौन नहीं चाहेगा? अगर वे उनकी जगह होते, तो वे भी शीर्ष पर पहुंचना चाहते, लेकिन उन्हें वह अवसर ही नहीं मिला। मास्टर जू जानते थे कि स्थिति उनके लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मैं भी आह शियोंग के पदभार संभालने का समर्थन करता हूं। अब से आह शियोंग हमारे नेता होंगे। वहां मौजूद गिरोह के सरगनाओं ने मास्टर जू की दयनीय हालत देखकर घृणा का भाव महसूस किया। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि बिग गोल्ड टूथ और उसके गिरोह को अभी अभी कैसे मार गिराया गया है, तो इन गिरोह के सरगनाओं को मास्टर जू की दुर्दशा समझ में आ गई। आखिरकार मेरी जिंदगी किसी और के हाथों में है। आह शियोंग, अगर तुम बॉस बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे मातहत तुम्हारा साथ देंगे या नहीं।
सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि आप नेता बनने की क्षमता रखते हैं? उसके बगल में खड़े एक लंबे पतले आदमी ने पूछा। बॉस गाओ, आपका इससे क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि अब आप मेरा समर्थन नहीं करते, ली शियोग ने कहा। इस लंबे और पतले आदमी को उसकी लंबाई और पतलेपन के कारण बॉस गाओ उपनाम दिया गया था। मेरा मतलब वो नहीं था, कृपया गलत न समझें। मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, बॉस गाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि ली शियोग में उन सभी को मारने का साहस होगा। यहां तक कि गिरोह के सरगना में भी उन सभी हॉल मास्टर्स को मारने की हिम्मत नहीं होगी। अगर उनके सभी नेता मर गए तो उनका गिरोह बिखर जाएगा। ली शियोग ने बॉस गाओ की उकसाहट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चेन पिंगोन पर चिल्लाते हुए कहा, बॉस, उसे मारने के लिए धन्यवाद। उसके बोलने से पहले ही एक फेंकने वाला चाकू बॉस गाओ के गले में फंस गया था। जिस गति से वे लोगों को मार रहे थे वह बहुत ही तेज थी। इस समय कई हॉल मास्टर चेन पिंगोन को देख रहे थे, लेकिन वे केवल इतना ही देख पाए कि चेन पिंगोन ने अपना हाथ हिलाया और फेंका गया चाकू सीधे बॉस गाओ के गले में जा लगा। हर किसी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें यह एहसास हो गया था कि चेन पिंगोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैं ली शियोग के नेता बनने का समर्थन करता हूं। आप में से कौन उनका समर्थन करता है? कौन उनका विरोध करता है? चेन पिंग आगे बढ़ा और बोला, उसकी निगाहें सब पर घूम गईं। श्री जू ने तुरंत कहा, मैं सबसे पहले आपका समर्थन करता हूं। लेकिन अगले ही पल एक फेंकने वाला चाकू मास्टर जू के गले को भेद गया। इसका कारण यह है कि मास्टर जू से निकलने वाली काली आभा इतनी घनी हो गई है कि उसे बिखेरा नहीं जा सकता। चेन पिंगोन भला ऐसे दुश्मन को कैसे जाने दे सकता है? हमने उसे पहले इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह हमारे लिए कुछ हद तक उपयोगी था, लेकिन अब वह हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। इसके अलावा मास्टर जू से एक घनी अधिक काली आभा निकल रही थी। इसीलिए चेन पिंगोन ने उसे तुरंत मार डालने का फैसला किया। भीड़ में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर जू की हत्या इतनी सीधे तौर पर की जाएगी। इसके अलावा मास्टर जू द्वारा ली शियोग को बॉस बनने में समर्थन देने पर सहमति जताने के बावजूद उसने इन परिस्थितियों में भी उसकी हत्या कर दी। कृपया गलतफहमी न पालें। मास्टर जू के खिलाफ मेरी निजी दुश्मनी थी, इसलिए मैंने इसे निपटा दिया। अब आप मतदान जारी रख सकते हैं। मैं ली शियोग के सत्ता संभालने का समर्थन करता हूं। आप में से कौन सहमत है और कौन असहमत है? चेन पिंगान ने शांत भाव से बात की। हालांकि वहां मौजूद सभी हॉल मास्टर भयभीत थे और उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 110 क्लब का हेरफेर। आप में से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में से किसी को भी बात करना पसंद नहीं है, या फिर इसलिए कि आप सभी इसका विरोध करते हैं? चेन पिंगोन के बोलते ही उनकी निगाहें सब पर घूम गईं। जिन लोगों की निगाहें चेन पिंगोन पर पड़ी, उन्हें रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी प्रागैतिहासिक जानवर का हमला हो रहा हो। श्री चेन, चूंकि आपने अपनी बात रखी है, इसलिए हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करते हैं, हॉल के एक मास्टर ने तुरंत कहा। जी हाँ श्रीमान चेन, हम निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे। खैर श्रीमान चेन, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। सभी ने अपनी बात रखी। ली किंगशान की निगाहें लोगों के समूह पर घूम पड़ी। इसके बाद ली किंगशान ने गौर किया कि उनसे निकलने वाली आभा में बदलाव आने लगा था। कुछ लोगों की आभा और भी अधिक गहरी हो गई, स्याही की तरह काली। वह गहरी जड़ें जमा चुकी शत्रुता थी। हालांकि कुछ लोगों की आभा सफेद होने लगी, जो पहले काले से भूरे और फिर सफेद रंग में परिवर्तित हुई। यह तो वाकई अद्भुत है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनमें अब कोई शत्रुता नहीं रह गई थी, उन्होंने आत्मसमर्पण करना चुना। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या तुम अंत तक मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो या तुम हम में से एक बनना चाहते हो? यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, चेन पिंगोन ने गहरी आवाज में कहा। चेन पिंगोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि इन लोगों को मारने का गिरोह पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
चेन पिंगोन तुरंत समझ गया कि उनकी आभा बहुत ही काली थी, जो दुश्मन की मौजूदगी का संकेत था। क्योंकि वे दुश्मन हैं, इसलिए हमें निश्चित रूप से उन सभी को मार डालना चाहिए। चेन पिंगोन की बातें सुनकर सभी लोग झिझकते हुए दिखे, उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि उसका मतलब क्या था। और जो लोग शत्रुतापूर्ण हैं, वे अब भी शत्रुता की प्रबल भावना प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उनका मन बदलने का कोई तरीका नहीं था। भले ही चेन पिंगोन की युद्ध क्षमता भयावह थी, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि वह उनका दुश्मन था। इसलिए किसी का मन बदलना इतना मुश्किल होता है। चूंकि हम उनका मन नहीं बदल सकते, इसलिए उन्हें बदलने की कोशिश भी न करें। किसी का मन बदलना बहुत मुश्किल है, क्या किसी को मारना ज्यादा आसान है? चेन पिंगोन ने और कुछ नहीं कहा, और हाथ के इशारे से फेंकने वाला चाकू फिर से प्रकट हो गया। इस बार 3 फेंकने वाले चाकू प्रकट हुए, जिन्होंने तीनों हॉल मास्टरों के गले को भेद दिया। उसके गले में गोली लगी थी, लेकिन उसकी तुरंत मौत नहीं हुई। हालांकि गले में गोली लगने से होने वाली जटिलताएं बेहद दर्दनाक और यहां तक कि घातक भी हो सकती हैं। जब उनके गले में छेद कर दिए गए, तो इन पुरुषों ने दर्द भरी कराहें निकाली। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस क्षण वे अवाक रह गए। कुछ ही क्षणों बाद, वे दर्द से कराहते हुए खून के एक बड़े तालाब में गिर पड़े और लाश बन गए। श्रीमान चेन, आपने उन्हें क्यों मारा? एक हॉल मास्टर ने कांपते हुए पूछा। उन सभी से एक घातक आभा निकल रही थी। वे मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें मार रहा हूं। आप लोग काफी अच्छे हैं, आप में किसी तरह की हिंसक भावना नहीं दिखती। मैं हत्या के इरादे के प्रति बहुत संवेदनशील हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि कोई मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है या नहीं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई। चूंकि ली शियोग अभी तक नेता नहीं बने हैं, इसलिए आप हॉल मास्टर बने रहेंगे। बिल्कुल, हम आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। चूंकि ये सभी हॉल मास्टर मर चुके हैं, इसलिए इनके क्षेत्र आपको विरासत में मिलेंगे। आप इन क्षेत्रों को कैसे विभाजित करना है, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे छोटे मोटे फायदों की परवाह नहीं है। मैं आपको बस एक सलाह देना चाहता हूं। समाज बदल गया है, इसलिए भविष्य में कम अनैतिक और गैरकानूनी काम करने की कोशिश करें। आखिरकार हांगकांग को वापस ले लिया गया है, अब वह समय नहीं रहा जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया पर राज करता था। यदि आप सुरक्षित वृद्धावस्था चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप दिवालिया हो जाएं और सेवानिवृत्त हो जाएं। कम से कम, हमें यथासंभव कम से कम अवैध कार्य करने चाहिए। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। अब आगे क्या करना है, यह आप पर निर्भर करता है। ली शियोग मेरा आदमी है। ली शियोग के लिए आपका समर्थन मेरे लिए आपके समर्थन के समान है। अगर कोई आपको परेशान करेगा, तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो फिर बात पक्की हो गई। मैं अब जा रहा हूं, बाकी तुम संभाल लेना। इतना कहकर चेन पिंगोन बाहर चली गई। सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और आदरपूर्वक चेन पिंगोन को विदाई दी। ली शियोग ने भी आदरपूर्वक चेन पिंगोन को विला से बाहर तक छोड़ा। चेन पिंगोन को विदा करने के बाद ली शियोग विला लौट आया। आह शियोग, हम आपको नेता बनने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको हमें ये भी बताना होगा कि श्री चेन की पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। ली शियोग को वापस आते देख किसी ने पूछा। ली शियोग ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि बोलने वाला व्यक्ति एक सुंदर अधेड़ उम्र का पुरुष था। भाई हाओनान, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि श्री चेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नाराज करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब श्री चेन हमारे समर्थक और हिमायती हैं। अगर हम अब से श्री चेन के लिए मन की शांति के साथ काम करेंगे, तो हमें उनके द्वारा परेशानी पैदा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो श्री चेन हमारी तरफ से खड़े हो सकते हैं। क्या यह अच्छा परिणाम नहीं है? जहां तक श्री चेन की पहचान का सवाल है, मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ एक बात पता है, अगर मिस्टर चेन चाहते हैं कि मैं आज मर जाऊं, तो मैं कल देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा।
आपको मेरा मतलब समझना चाहिए। सभी लोग चुप हो गए। वे निश्चित रूप से समझ गए थे कि ली शियोंग का क्या मतलब था। श्री चेन वास्तव में बहुत शक्तिशाली और बहुत ही भयावह है। अगर श्री चेन उनकी जान ले लेते हैं तो उनमें से किसी को भी जीवित रहने का भरोसा नहीं होगा। बिल्कुल सही, वे ही मालिक हैं और उनके अधीन कई कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन वे अपने अधीनस्थों को अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते। श्री चेन की सिद्ध क्षमताओं को देखते हुए वह किसी भी समय उन्हें मारने का अवसर ढूंढ सकते हैं। श्री चेन ने कोई अनुचित मांग नहीं की और यहां तक कि उन्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा भी आवंटित कर दिया। इसके अलावा यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप श्री चेन से मदद मांग सकते हैं। इन परिस्थितियों में उनके पास श्री चेन का विरोध करने का क्या कारण होगा? सज्जनों, आइए श्री चेन के बारे में बात करना बंद करें और इस बारे में बात करें कि क्षेत्र का विभाजन कैसे किया जाए। और इतने सारे सरगनाओं की मौत के बाद भी उनके पास बहुत सारे गुर्गे बचे हुए थे। क्या होगा अगर ये गुर्गे उनकी बात न माने? क्या हमें भी कोई योजना नहीं बनानी चाहिए? ली शियोंग ने पूछा। हमें वास्तव में एक उपयुक्त समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। भाई हाओनान ने सहमति में सिर हिलाया। अन्य हॉल मास्टरों ने भी सहमति में सिर हिलाया। अपने क्षेत्र का विस्तार करने से कोई भी नाखुश नहीं होगा। इस तरह चेन पिंगोन ने एक अन्य तरीके से नंबर गैंग पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नियंत्रण का ये तरीका बहुत सुरक्षित नहीं था, लेकिन चेन पिंगोन को इसकी परवाह नहीं थी। क्योंकि चेन पिंगोन का तुरुप का पत्ता कभी भी बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि वह स्वयं रहा है। इसके अलावा चेन पिंगोन इन क्लब सदस्यों के बहुत करीब नहीं आना चाहता था। चेन पिंगोन अपनी खुद की सुरक्षा कंपनी को और भी अधिक महत्व देता था। आखिरकार सुरक्षा कंपनियां कानूनी संगठन हैं जो बल का प्रयोग करते हैं।